Rahul is also my student. He was under me in Smash Mains 2025 batch. I think this was one of the very tough questions. So at least जब जहाँ पे बाकी लोगों को क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आ रही है, जहाँ बाकी लोग 15 में से 3 नंबर ला रहे हैं, तो आप ऐसे टफ क्वेश्चनों में भी 4.5-5 तक क्रीप इन कर सकते हैं गिवन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। जैसे सर भी जब बता रहे थे मेरे बारे में, तो लिमिटेड नॉलेज में कैसे बेटर करना है वो था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था नहीं। तो जॉब के साथ जितना हो पाता है मैं मैक्सिमाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। बेसिक फिलोसफी मैंने सर्विस के साथ किया। मैं सर्विस करता था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यूपीएससी के प्रेप के टाइम 3 अटेम्प्ट मैंने सर्विस के साथ दिए। द बेसिक आइडिया वाज डू नॉट डू समथिंग व्हिच समवन एल्स कैन डू फॉर यू। Hello students, today we have with us राहुल शेखर। यूपीएससी में इसने 3 प्रीलिम्स, 3 मेंस और 3 इंटरव्यू दिए हैं, यानी कि इसको हर एक स्टेज का मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस रहा है, राइट। ऑल्सो ही हैज़ हिज ओन जर्नी, जहाँ पे वो एक इंजीनियर से सिविल सर्वेंट बना। जनरली एक स्टूडेंट जो एक इंजीनियर होता है, ही फेसेस प्रॉब्लम व्हेन ही प्रिपेयर्स फॉर यूपीएससी। क्या होता है कि इंजीनियरिंग में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्टिव, बट सिविल सर्विसेज में एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, एंड टू मेक द शिफ्ट इट टेक्स टाइम। और अगर आपके पास कोई मेंटर है तो वो आपका टाइम डिस्टेंस कम हो जाता है उस शिफ्ट में। राहुल इसके बारे में और भी बातें करेगा। राहुल इज ऑल्सो माई स्टूडेंट। ही वॉज अंडर मी इन स्मैश मेंस 2025 बैच। जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि हर एक रैंकर जब भी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम में बैठता है, उसकी एक स्पेसिफिक नीड होती है। इस साल हमने राहुल के साथ पॉइंट जनरेशन वाले फ्रेमवर्क्स पे एक्सटेंसिवली काम किया था, जहाँ पे हम लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे मल्टीपल पॉइंट्स कैसे जनरेट कर पाए इन डिमांड्स, ताकि ये ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाए मेंस के एग्जामिनेशन में। नाउ इन टुडेज वेबिनार, राहुल is going to tell you about the mistakes that means disqualified aspirants do. Now he is the right person to tell you कि exactly वो recurring mistakes क्या हैं students के, जिसकी वजह से वो मेंस को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, क्योंकि राहुल ने लगातार 3 बार मेंस को निकाला, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन टू हिम. You can ask questions with him as well. So over to you, Rahul. You can start. Yes. Let us start with the overview of what is UPSC means, right? People have very, very different notions, and these are some marks that I have written: essay, GS 1, 2, 3, 4 optional. ये वो स्कोर है जहां तक पहुंचने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है। विद वेरी स्मार्टली मीन्स अगर आप बहुत स्मार्टली ऑपरेट कर रहे हैं तो इस जोन में आपको बहुत पहुंचने में कोई इश्यूज नहीं होंगे। इसके ऊपर जाने में से फॉर एग्जांपल इनका सम आ रहा होगा 400 to 420 अप्रोक्सीमेटली, मतलब उस रेंज में आ जाएगा। 382 जीएस के अगर जोड़ेंगे 390, 400 से 424, उसके ऊपर स्केल करने में 440 एंड बियॉन्ड वेरी टफ है, कुछ हद तक लक भी चाहिए होता है, ठीक है। बट 400, 410 दिस इज नॉट अ वेरी टफ स्कोर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने ये बनाया है। एंड यस, सी टफनेस इन मेंस इज ऑफ कोर्स वो टफ एग्जाम है, उसमें एफर्ट बहुत चाहिए, ठीक है। लेकिन हम उसको एक्सेसिवली टफ बना देते हैं बट जब हम उसको समझते नहीं है, ठीक है। देर आर सेवरल से मतलब ऐसी चीजें हैं जिनसे आप एफर्ट कट करके बेटर स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ा टफनेस इससे आता है जब हम कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। इफ यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव टू राइट एंड लेस ऑन हाउ यू हैव टू राइट, यू आर वेरी वेरी बाउंड टू be contended in the zone of 625 to 725 marks in mains, ठीक है। एंड अगर आपको डिसेंटली गुड रैंक चाहिए तो 780 और 800 इज समथिंग दैट यू शुड बी टारगेटिंग, राइट। तो वो जो 80 या 100 मार्क्स का है दैट उसको अपन डिस्कस करेंगे, क्या मिस्टेक्स हैं या फिर कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये आप सभी को मालूम होगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एन आंसर: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, एक्स्ट्राज। मतलब वैल्यू एडिशन की जगह मैंने एक्स्ट्राज वर्ड यूज किया बिकॉज वैल्यू एडिशन इज जस्ट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे अपन यही देखेंगे कि कैसे इसको मतलब क्या क्या एलिमेंट को क्या क्या इसेंस है, कैसे बेटर कर सकते हैं, किसमें क्या मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। फेयर इनफ, ठीक है। तो यस, इसका मैं तुमको पहले तुम सभी लोगों को प्रीमाइस बता देता हूँ। प्रीमाइस ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ एन आंसर शीट इज गेटिंग इवेल्युएटेड, ओके। इट इज मतलब उससे आपको बेटर पता चल पाएगा कि कैसे, किस प्रीमाइस पे या किस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ये चीजें सभी के सामने पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जामिनेशन यूपीएससी हैज टू इवेल्युएट अ लॉट ऑफ आंसर शीट एंड वन इवेल्युएटर
say from any subject in that GS paper evaluates the entire paper. ठीक है, तो अब ये आपका काम है कि आपका आंसर सिर्फ रेलेवेंट ही ना हो, ठीक है, बट विजिबल भी हो। ठीक है, विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोगों के आंसर्स, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स देते हैं, मैं उनके साथ भी काफी डिस्कशंस किए मैंने। कुछ लोग मुझसे अच्छा भी करते हैं, कुछ लोग मुझसे खराब भी करते हैं। तो इन सबसे ये आइडिया लगा है कि लोग आपके पास कंटेंट सबके पास ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेकंड बेंच दिया है, सेकंड बेंच के बाद कंटेंट इज नेवर अ फैक्टर, इट इज ऑलवेज कि आपका आंसर कितना विजिबल है। ठीक है, लेट अस सी। यस, एंड एग्जामिनर्स को से, अगर एक एग्जामिनर 500 कॉपीज चेक कर रहा है, ठीक है, तो आफ्टर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉपी, से फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज प्रोफेसर इन बॉटनी एंड ही इज इवेल्युएटिंग एंटायर GS3 पेपर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आफ्टर 5 6 आंसर शीट्स एंड आफ्टर डिस्कशंस विद द हेड एग्जामिनर, जो भी चीजें हैं, दे गेट अ वेरी थॉरो आइडिया ऑफ व्हाट दिस आंसर शुड हैव। ओके, तो पहला चीज तो नॉन नेगोशिएबल है, वो है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट कैन हेल्प यू अचीव 350 सॉर्ट ऑफ मार्क्स इन ऑल द 4 GS पेपर्स, या आप ऐसे भी ले लो तो 440 और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वहां के बाद का चीज है वो है डिफरेंस क्रिएटिंग फैक्टर्स जो हैं, उसके लिए अपन को आज देखते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है पहला चीज। इंट्रोडक्शन इज द कॉन्टेक्स्ट सेटिंग पार्ट। इंट्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है बिकॉज आंसर वुड लुक वेरी ब्लैंड विदाउट एन इंट्रोडक्शन। आप मतलब it would look very mechanical, and it gives you an opportunity to tell the examiner without telling anything that you understand what the question is about। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन का इसेंस क्या है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये आपको एग्जामिनर को बताने का अपॉर्चुनिटी है इन वेरी 10 15 वर्ड्स। ठीक है, तो इस इसेंस के साथ अगर बताना है तो ये, हम जो है ना, जब अपन बिगिनर्स होते हैं या अपन जब लेजी हैं, ठीक है, तो हम जो पहली चीज दिमाग में आती है उसी को इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। और यूजुअली जब क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से नहीं आता है तो हम इंट्रोडक्शन में रिफ्रेज कर देते हैं बस। ठीक है, कि जो क्वेश्चन लिखा था उसी को दूसरे लैंग्वेज में अपन ने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। तो ये गलती से बचना है, रिफ्रेजिंग नहीं करना है कभी। ठीक है, और मतलब दिस इज द फर्स्ट फैटल 5 का फर्स्ट मिस्टेक है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो हमको आया सबसे पहली चीज वो हमने लिख दी, या फिर 4 5 थीम्स हैं क्वेश्चन में, 2 या 3 थीम्स हैं, और जिसकी डेफिनेशन हमको आती थी हमने वो बस लिख दिया। दैट इज मीन्स इस तरह से आप एग्जामिनर को ये नहीं बता पाए कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ठीक है, तो ब्रिंग कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन एज मच एज पॉसिबल। अगर ऑफिस ऑफ गवर्नर न्यूज में है तो आप बता सकते हैं, मतलब गवर्नर पे क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु गवर्नर के केस में ये हुआ था, इससे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई हिस्टोरिकल हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो अगर उसका कोई न्यूज रहा हो, या फिर वो उसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था। ठीक है, करंट न्यूज डेटा फैक्ट, प्रिफरेबली कॉन्टेक्स्ट बेस्ड देना चाहिए। अगर क्वेश्चन 10 मार्कर है तो आप नॉन कोर पार्ट को भी वहां पर एड्रेस कर सकते हैं। ठीक? अगर लग रहा है कि इसमें 3 4 सब हेडिंग ब्रेक डाउन होने वाले हैं तो उसमें आप नॉन कोर पार्ट को भी इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं, स्पेस के कारण। ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड तब देना चाहिए जब टर्म बहुत कॉमन ना हो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन चेंजिंग कास्ट डायनेमिक्स इन इंडिया, या चेंजिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन, तो आप किस चीज की डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अब सबको पता है। ठीक है, वो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड, ये वो। यू आर जस्ट बोरिंग द एग्जामिनर, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 15 20 30 मिनट, जितना भी एग्जाम टाइम में आंसर शीट इवेल्युएट होती है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द एग्जामिनर, एंड उसमें आप उसको कितना अपील कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा टेस्ट उसका है। मतलब 350 से 430 420 जो लोग पहुंच रहे हैं, दे आर एबल टू क्रिएट अ बेटर कनेक्ट विद द एग्जामिनर। ठीक है, तो रिफ्रेज ना करें, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन दें। डेफिनेशन तब दे सकते हैं जब बहुत टफ आ जाए, कि जैसे कि बहुत कॉमन नहीं है, मान लो कि हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ फास्ट बीटा रिएक्टर इन सॉल्विंग द एनर्जी इशू इंडिया, तो आप फास्ट बीटा को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, ये
एक दो जगह के सर ने ऐड किया था। व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड राइजिंग हाउस होल्ड? ठीक है, सबको दिख रहा है। और कीप इट वेरी शॉर्ट। जब अपन टेस्ट में लिखते हैं तो अपने पास टाइमर नहीं होता है, लेकिन मतलब अपन टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डे 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड से ज्यादा का इंट्रोडक्शन लिखने का स्पेस नहीं होता है, ना टाइम होता है ना स्पेस होता है। और ऐसे में फिर कंसाइज ना सारे थीम्स को 20 वर्ड में कैसे ला रहे हो, 15 वर्ड में, दैट इज अ गेम दैट यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, दिस इज द पार्ट दैट फेचेस द मोस्ट ऑफ द मार्क्स, राइट? बॉडी इज द डिमांड पार्ट, बॉडी इज एक्चुअली द आंसर, राइट? तो यहाँ पर हम जब अपन अभी इस स्टेज में प्रेपरेशन कर रहे हैं, या अप टिल एटलीस्ट 15 जुलाई, जब तक टाइमर का इशू अपने साथ बहुत ज्यादा नहीं है, वी कैन ऑलवेज अचीव स्पीड इफ वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट। ठीक है, तो तब तक आप 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लीजिए क्वेश्चन में, और समझिए कि क्या इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, जब डिमांड समझ आती है तब अपने लिए हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स तोड़ना बहुत इजी हो जाता है। एक्चुअली गेम ऑफ आंसर राइटिंग दो ही चीज है। पहली चीज है कि मतलब बॉडी पार्ट का गेम दो ही चीज है। पहला है हेडिंग एंड सब हेडिंग कितने जनरेट कर सकते हैं आप। यहाँ पर टेम्पलेट्स काम आते हैं कभी कभी, जैसे कि टेल वर्ड ही ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, अगर एनालाइज है तो आप उसका स्कोप और मीन्स बैक भी क्या है, पहले क्या इश्यूज थे, नया क्या प्रोपोजिशन है, इस नए जो नई चीज प्रपोज की जा रही है, सॉल्यूशन उसके साथ क्या चैलेंजेस है, और फिर क्या वे फॉरवर्ड है। ठीक है, इसमें ब्रेक है कीवर्ड या टेल वर्ड ही ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, पर कभी कभी जैसे है कि मल्टी डिमेंशनली पूछा गया है क्वेश्चन को। ठीक है, मल्टी डिमेंशनल क्वेश्चन मीन्स व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पुअर अर्बन लिविंग एट्रोफी इन इंडिया। ठीक है, तो अब कॉजेस पूछा है तो कॉजेस तो कुछ भी हो सकता है ना। तो आपके पास इतने सारे सेक्टर्स हैं या इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हर जगह से आ सकता है कि एक दो दो पॉइंट। प्रायोरिटाइजेशन इज डिफरेंट थिंग, कि अगर क्वेश्चन सोसाइटी में पूछा गया है तो ऑफ कोर्स यू शुड राइट सोसाइटी के पॉइंट्स फर्स्ट। इफ दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन इन्वायरमेंट तो आपको इन्वायरमेंट के पॉइंट्स पहले लिख देने चाहिए। इफ दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गवर्नेंस तो आप गवर्नेंस के पॉइंट्स पहले लिख दें। वो डिफरेंट चीज है, लेकिन सोशल कॉजेस भी हैं इसके, गवर्नेंस कॉजेस भी हैं, पॉलिटिकल कॉजेस भी हैं, इकोनॉमिक कॉजेस भी हैं, इन्वायरमेंटल कॉजेस भी हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल कॉजेस भी हैं, जो भी है, हिस्टोरिकल कॉजेस भी होंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सब इसलिए मैं सब्जेक्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूँ, सेक्टर वर्ड यूज कीजिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, उस तरह से सोचना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला चीज हुआ हेडिंग एंड सब हेडिंग जनरेट करना। दूसरा चीज होता है पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द इसेंस ऑफ ए पॉइंट। शायद आगे हो, अगर न भी हो तो मैं अभी बता देता हूँ कि पॉइंट क्या है। पॉइंट के थ्रू आप रीजनिंग कर रहे हैं कि योर हेडिंग और सब हेडिंग इज करेक्ट, राइट? अब आपको यहाँ पर ये करना है कि पहला पार्ट ऑफ द पॉइंट इज अ कीवर्ड, एक रीजनिंग देनी है आपको सबसे पहले। ऐसा मत लिखिए पॉइंट कि आप आगे जा करके उस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, नहीं। योर पॉइंट माइट बी स्किप्ड, might be the examiner doesn't has the that much time at that point of at that point, and वो आपका पॉइंट स्किप कर जाए, या फिर उन्होंने उतना ढूंढने का एफर्ट नहीं किया। तो राइट द रीजनिंग एट द वेरी स्टार्ट, वेरी क्रिस्प, वेरी सब्जेक्ट ओरिएंटेड हेडिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यहीं पर पॉइंट के फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉइंट ये हो गया, रीजनिंग आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद एक्सप्लेनेशन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज मतलब आपको दूसरा पार्ट ऑफ द पॉइंट इज आपको ये बताना है कि ये पॉइंट जो आपने लिखा है, ये जो रीजनिंग दी है हेडिंग को प्रूव करने के लिए, वो पॉइंट सही है, वो रीजनिंग सही है। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है। एक्सप्लेनेशन में मोस्टली कोशिश करना है कि डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल, इन चीजों से उसको सब्सटेंशिएट किया जाए। ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट के लिए लेंदी रीजनिंग देनी चाहिए। लेंदी रीजनिंग वाला पार्ट तब अच्छा होता है जब क्वेश्चन वेरी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हो, पर्टिकुलरली फिजिकल ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। यहाँ पर जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, स्टिल यू शुड प्रिफर उन केसेस में भी कुछ विजुअल अपील आ जाए। ठीक है, एक फ्लो चार्ट या एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम बना दिया। ठीक है, कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो इस तरह से साइक्लोन फॉर्मेशन हुआ फॉर एग्जाम्पल। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स में ऑफ कोर्स पॉइंट वाइज वर्सेस पैरा वाइज, ऑफ कोर्स पॉइंट वाइज लिखना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। पैरा वाइज तब लिखना चाहिए जब आपको आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, व्हाट इज ए कंप्लीट पॉइंट, अच्छा मैंने बता ही दिया, रीजनिंग प्लस सब्सटेंशिएशन। पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन मैंने बता दिया कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उससे ज्यादा लिखनी चाहिए। एंड
ऑफ कोर्स प्रायोरिटी में लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को जब 10 कॉपीज चेक कर ली एग्जामिनर ने, ही हैज फेयर आइडिया, शी हैज फेयर आइडिया कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो सबसे पहले कोर डिमांड एड्रेस हो जाए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, शुरू के 3-4 लाइनों में, मतलब मान लो 8 लाइनों में आपने 4 पॉइंट लिखे हैं, उसको पता चल गया कि तुम्हें आता है। ठीक है, उसके बाद अदर चीजें करनी है। ठीक है, तो ये रेशनल बिहाइंड प्रायोरिटाइजेशन हो गया। ठीक है, पॉइंट जनरेशन का जैसे मैंने एक तरीका बताया कि आप सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं, जब वेरी ब्रॉड एंडेड हेडिंग हो आपकी, कॉजेस इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो उसमें आप सब्जेक्ट वाइज या सेक्टर वाइज सोच सकते हैं। सिमिलरली कोई चीज मान लो अलोंग द टाइम फ्लो कर रही है, तो उसमें आप टेम्पोरल अप्रोच लगा सकते हो। कोई भी चीज जैसे एग्रीकल्चर है, उसमें एक टाइम टाइम में फ्लो करती है, प्री सोइंग, प्री हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, मार्केट स्टेज। जैसे डिजास्टर है फॉर एग्जांपल, वो एक टाइम में होती है, प्री डिजास्टर बताइए, फिर जस्ट आफ्टर डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। ठीक है, या फिर हिस्ट्री में आता है कोई क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, तो 1860s में क्या, 1850-60s में क्या हुआ, 1880s में क्या हुआ, 1900s में क्या हुआ, 1921 में क्या हुआ, 1935 के बाद क्या हुआ। तो इसको जो भी चीज टाइम में फ्लो कर रही है उसमें क्रोनोलॉजिकली या टेम्पोरली आप सोच सकते हैं। तो ये दो तरीके मैंने ऐसे ही बेस इन जनरल बताए हैं। बाकी ऑफ कोर्स आप लोगों को ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये है अनदर सैंपल। ठीक है, तो अब जैसे ये है ना, तो आई हैव वेरी, मतलब मैंने, ये कोई बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं था शायद, कंपेयर हाउ द डॉक्ट्रिन शेप द इंडिया फॉलोज द, अच्छा ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट हाउ दीज डॉक्ट्रिन शेप द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ बोथ दीज नेशंस। ठीक है, तो यही है। विजिबिलिटी कितनी अच्छी हो जाती है टेबल आने से, एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड तरह से सोचते हैं। ठीक है, इट कैन फेच यू एक्स्ट्रा 1 मार्क्स, एक्स्ट्रा हाफ मार्क्स। एंड हाँ, हमेशा, जैसे ये तो बहुत ही बेसिक चीज है कि हमेशा जो हेडिंग आप डाल रहे हैं, हेडिंग क्वेश्चन से उठानी चाहिए, बिकॉज यू आर कन्वेइंग टू द एग्जामिनर दैट यू हैव एड्रेस्ड दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, हाउ हैज द क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज्ड, व्हाट आर द implications, पॉजिटिव implications ऑन दिस। तो एग्जामिनर ने अगर मान लो बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ा, तो ही हैज सम क्लैरिटी कि हाँ, कैसा हो रहा है। तो जैसे मैं बता रहा था, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर लिखा, पल्सेस लिखा, तो आई एम कन्वेइंग द रीजनिंग पार्ट फर्स्ट। अब हो सकता है आगे जाकर के मेरा पॉइंट पढ़े ही नहीं, ग्रेजुअल डिक्लाइन में लिखने अगर पहले लगूं, ग्रेजुअल डिक्लाइन इन इनिशियली, ये सब ना। ठीक है, तो हो सकता है कि आपका हेडिंग ना पढ़ा जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन, या जो फोर्थ फैटल मिस्टेक। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि यस, कंक्लूजन का इसेंस ये है कि आप जैसे ही मार्क्स रिवॉर्ड होने वाले हैं आपको बॉडी लिखने के बाद, उससे पहले थोड़ी सी फुलफिलमेंट दे दी जाए। ठीक है, कंक्लूजन इज एक्चुअली द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप ऑफ द आंसर। अगर कंक्लूजन से जस्ट पहले आपने चैलेंजेस लिखे हैं, तो इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि आपको रेमेडीज लिखने चाहिए कंक्लूजन में। अगर कंक्लूजन से पहले ही आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया है, तो कंक्लूजन में आपको क्या लिखना चाहिए कि इन वे फॉरवर्ड को इम्प्लीमेंट करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन था कि हाउ फार डू यू एग्री टू व्हाट एक्सटेंट, तो आपने पहले एक साइड बताया होगा, फिर दूसरा साइड बताया होगा, तो इस केस में आप बैलेंस बता दीजिए स्टैंड। नेक्स्ट नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है, कि टू सम डिग्री दिस इज ट्रू, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज 3 स्टेप्स विल हेल्प अस मीन्स अचीव द बैलेंस्ड, जो भी है ना। ठीक है, पहला, हाँ, समराइज वमराइज करना चाहिए फिजिकल ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक, जहाँ पे वेरी वेरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली समराइजिंग इज नॉट वेरी प्रेफरेबल। ठीक है, बैलेंस्ड व्यू स्टैंड किस टाइप के उसमें ले सकते हैं, वे फॉरवर्ड कब लिख सकते हैं और प्रोस्पेक्ट्स कब लिख सकते हैं, वो बताया मैंने। जैसे आपने वे फॉरवर्ड पहले लिख दिया, तो इंप्लीमेंटिंग दीज स्टेप्स विल हेल्प अस इन अचीविंग SDG नंबर 5, SDG नंबर 7, आर्टिकल 439B। ठीक है, हेल्प इन अचीविंग विकसित भारत। ठीक है, आई होप बेसिक्स क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, 5 में से 4 तो अपने हो गए। सेकेंड इज प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, यही यहाँ पर गेम चेंजर है। मतलब कैसे आपका आंसर, मतलब व्हाट यू राइट इज इम्पोर्टेंट, बट वो चीज कभी 2 मेंस के बाद दिक्कत होती ही नहीं। अगर 2 मेंस आपने 3-3 महीने भी वेरी रिलीजियसली पढ़ाई करी है ना, प्री और मेंस के बीच में, दैट विल नेवर बी एन इशू। ठीक है, तो इस यहाँ पर प्रेजेंटेशन काम आता है। ठीक है, तो
बहुत ही बेसिक चीज है एक्स्ट्राज जो है ना, एक्स्ट्राज में सबसे पहले कि आपकी कॉपी साफ दिखनी चाहिए। वेरी अनसेड रूल है, वी डोंट टॉक ऑफन कि क्लीनलीनेस या क्लैरिटी की बहुत वैल्यू है यहाँ पर, क्योंकि आपको वही दिख रहा है एग्जामिनर को। एग्जामिनर डजंट नोज कि आपने 3 साल से आप पर डे 10 घंटा पढ़ रहे हैं। एग्जामिनर सीज व्हाट ही इज विजिबल देयर। ठीक है, तो साफ सुथरी कॉपी बहुत प्रिफरेबल होती है। ठीक है। डायग्राम्स, डायग्राम्स उनको, आप उन्होंने एक नजर मारी आपके कॉपी पर, आपको उनको एक डायग्राम दिख गया तो पता चल गया कि तुम्हें क्वेश्चन आता है। ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग एवरी लाइन। ठीक है, दे डू नॉट हैव दैट मच लग्जरी ऑफ टाइम। ठीक है। तो डायग्राम्स का यूज करना है, मैप्स हैं जैसे कि मैप्स, मैप इज ऑलवेज, मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंटरनल इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, हिस्ट्री, इन सब में मैप आता ही आता है। जहां पॉसिबल हो तुरंत डाल देना चाहिए। ठीक है। प्रोसेस चार्ट, जैसे मान लो कोई स्कीम चल रही है या कोई चीज, हाउ इज समथिंग फॉर्म्ड फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमेशा प्रोसेस में एक चीज होगी ना, तो उसमें हमेशा एक लीनियरली आ जाएगा, दिस लीड्स टू दिस, एरो लगा करके। ठीक है। हब एंड स्पोक डायग्राम्स हैं। हब एंड स्पोक जैसे कि, वो तो आप मतलब जैसे ये भी बेसिक डायग्राम है, सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट। इनोवेटिव डायग्राम्स भी एथिक्स वेथिक्स में बहुत काम आते हैं, कि फंडामेंटल, हाउ विल मीन्स क्या कहते हैं, जुडिशियल है, या फिर जैसे आया कि पिलर्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन पे आया था इस साल क्वेश्चन, तो बना देते 3 पिलर, क्योंकि क्वेश्चन भी कंटेंट कम था सबके पास उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें आप इनोवेटिव डायग्राम, आप एक घर जैसा बना दो, ऊपर पे नीचे पे बीच में 3 पिलर बना दो, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो भी है। ठीक है ना। कुछ कुछ इनोवेटिव डायग्राम्स है, ये पीडीएफ्स आपको मेन से पहले मिल जाती हैं लोगों को, अवेलेबल होंगी, वो कभी कभी यूज होती हैं। लेकिन एक दो बार अगर पेपर में दिख जाता है ना, तो इट क्रिएट्स सम डिग्री ऑफ, मतलब किल्स द मोनोटोनिसिटी। ठीक है। एंड एक और चीज की, ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन ऑर्डर 1 1 to 20, बिकॉज एक कॉन्टिन्यूअस रेपो बिल्डिंग प्रोसेस है एग्जामिनर के साथ। आपने 11 से 20 पहले किया, फिर 1 से 10 किया, तो आपने जो सबसे अच्छा आंसर दें 11th नंबर, अगर साइकोलॉजिकली आप सोचे आपके 11 से 15 16 सबसे अच्छे आंसर्स होंगे, उससे पहले आपके सबसे खराब आंसर थे 6 to 10 वाले। ठीक है। तो इट इज लेस लाइकली कि आपको 11th में जितना आपने एफर्ट पुट किया उतने अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है। ऑलवेज अटेम्प्ट 1 to 20। ठीक है, ये जैसे, हाँ अब डेटा ही दिखाना है, तो क्यों ना ऐसे ग्राफ में दिखा दूं मैं। ठीक है। या फिर, हाँ, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन है क्या, जो भी होगा। सेकंड वाला, या मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, स्किलिंग का ऐसा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट इमर्जिंग, हाँ, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम। ठीक है। अब मुझे क्या इतने डाटा याद थे? नहीं याद थे, मुझे ऑर्डर याद था। ठीक है, क्या सारे डाटा सही है मुझे नहीं पता। फेयर इनफ, गार्जियंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये कोई क्वेश्चन रहा होगा। हाँ, वे फॉरवर्ड, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, इट लुक्स बेटर। ये जब आप बेसिक्स एकदम सॉलिड हो जाएगा सबका, तो आप, मतलब, यू आर क्रीपिंग इनटू 400s। अगर इतने भी बेसिक्स आप सही कर लेंगे, क्रीपिंग इनटू 400s, उसके बाद क्या कहते हैं, आगे का चीज देख सकते हैं। पहला चीज तो है कॉन्सेप्चुअल एनरिचमेंट, ऑफ कोर्स। जब आपको क्या है, जैसे सोसाइटी एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस सब्जेक्ट्स है फॉर एग्जांपल, इनमें कौन सी ऐसी चीजें, गवर्नेंस में मिला जुला के 4 चीजें हैं सिलेबस में, 5 होंगी, 6 होंगी, 6 में से उनको 3 क्वेश्चन पूछना ही है, सिविल सर्विसेज, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है। 2 3 बॉडीज हैं, उन पे 6 में से 3 क्वेश्चन पूछना है। व्हाट इज द डिफरेंस क्रिएटिंग फैक्टर? ठीक है, द डिफरेंस क्रिएटिंग फैक्टर इज कौन स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स ला पा रहा है। यू कैन यूज द एक्स फैक्टर नोट्स, और यू कैन इवन ब्राउज ऑन चैट जीपीटी और समथिंग ना। आप ऐसा कुछ करके स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स लाइए। अब बहुत बड़ा लिखते रहोगे कि बड़ा पॉइंट लिख रहे हो कि दिस पार्लियामेंट, क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट्स हैज गॉन डाउन, तो उससे अच्छा लिखो ना सीधे, डेमोक्रेटिक डाउनफॉल, या कुछ है ना, डेमोक्रेटिक डाउन बैक स्लाइडिंग। ठीक है। एक वर्ड लिखो, अच्छा लगे, टाइम बच रहा है, स्पेस बच रहा है, ये चीजों का स्मार्टनेस है। ये आप बड़ा स्मार्टली गेन कर सकते हैं। ठीक है। नोट्स बनाने बैठना साल भर इज नॉट ए वेरी प्रोडक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है। नोट्स आपको कोई भी बना, मतलब जैसे आपने इनरोल किया है बैच में, तो आपको मिल रहे हैं एक्स फैक्टर नोट्स।
उसको आप उस लेवल का नोट्स आप खुद से बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके बदले बैठ करके कोई सोचेगा नहीं, वो आपको खुद ही करना है। आपके वो ये चीज ना इंटरनलाइज करना या मसल मेमोरी में लाना, इसमें ये वाला अप्रोच लग सकता है। ठीक है, ये चीज टाइम में फ्लो कर रही है, इसमें मैं 4 हेडिंग तो टूट गए मेरे टाइम वाइज। ठीक है, ये चीज स्पेस में फ्लो कर रही है, फॉर एग्जाम्पल फॉल ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल इन गंगेटिक प्लेन्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इज अ सीरियस कंसर्न है ना। तो गंगेटिक प्लेन को आप सोच लीजिए, पहले अपर रिपेरियन एरियाज होंगे, फिर प्लेन्स होंगे, मतलब पहले हिमालयाज वाला बेल्ट होगा, फिर प्लेन्स वाला बेल्ट होगा, फिर डेल्टा वाला बेल्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल। 3 सब हेडिंग तो टूट गए ना, 3 हेडिंग टूट गए ना। अब इनमें आपको सोचना है कि वाटर का क्या इंप्लीकेशन हो सकता है, तो उसमें आपको अगर तीनों में 4 4 वो पॉइंट आ जाएंगे, इट इज मच इजियर टू जनरेट 4 और 5 पॉइंट्स पर हेडिंग रादर देन जनरेटिंग 10 12 पॉइंट्स इन हेडिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स मैक्सिमम नंबर पॉइंट मतलब ज्यादा पॉइंट्स लिखना हेल्प करता है, ऑफ कोर्स। पेज लास्ट तक भरना थोड़ा साइकोलॉजिकल गेम है ना। आफ्टर सम पॉइंट अगर आपने एड्रेस डिमांड कर दी है, जो कि 15,000 बच्चों में से 8,000 बच्चे कर दे रहे होंगे, 7,000 बच्चे, लेकिन आपको टॉप 500 में रहना है फॉर एग्जाम्पल, तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। हम्म? वो इसके बाद साइकोलॉजिकल गेम है। 20 में से 15 क्वेश्चन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल, मतलब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, इम्प्लाइड होते हैं, लेकिन आपको दूसरे मेंस से आपको एटलीस्ट पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, हाउ डू यू क्रिएट अ डिफरेंस, हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिटवीन द इक्वल्स। ठीक है, वट एवर इज मतलब these are the things through which you could understand the psychology of examiner better and thus exploit it to your own benefit. Okay. हाँ, तो कोट्स आ सकते हैं, डेटा पॉइंट्स, कमिटी रिपोर्ट्स, एग्जांपल्स, क्रॉस कंट्री कंपैरिजंस, जो भी है ये सब चीजें। ठीक है, तो आप बाकी ये बेसिक्स है, मतलब ये इस पे सर आगे डिस्कस करते होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? स्टेगनेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज लेस टेक्नोलॉजिकल फेलियर एंड मोर गवर्नेंस फेलियर। ठीक है, अब देखो, ये डेटा है, इसको और अच्छा भी कर सकते थे, हम टेबल में बना देते। ठीक है, और डेटा के लिए पता है बहुत सारा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना चाहिए आपको, कहीं पे कंसाइज डेटा मिल जाए, रफ आइडिया मिल जाए। पूरा आप हो सकता है कि 100 पेजों की फैक्ट शीट हो, 150 पेजों की, पूरा याद ना हो पाए, लेकिन रफ आइडिया भी मिलेगा ना। कि मान लो R&D आपको याद था कि 0.5 है, लेकिन इंडिया का R&D आपको लगा कि 2% है। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चर R&D की बात हो रही है, तो 1% डाल दो, कुछ डाल दो यार। ठीक है, थोड़ा फ्री हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, नो वन जजेस दैट क्रिटिकली, बट आपको ये पता होना चाहिए एट द वेरी फर्स्ट स्टेप, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ये पता होना चाहिए कि लो मैकेनाइजेशन, जैसे मैंने पहले मान लो पॉइंट लिखा, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ डेटा चाहिए। ठीक है, रफ आइडिया मिल जाए उसके बाद आप कभी कभी थोड़ा बहुत माइनर डेविएशन के साथ डेटा बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करते रहता लो मैकेनाइजेशन, तो फिर कितना बड़ा पॉइंट होता, कितना टाइम, कितना पेज जाता। तो इस तरह से आप बेटर कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली, जो मैं अभी तक समझा रहा था, दिस इज बेसिकली द हेलो इफेक्ट। ठीक है, आपके आंसर में डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, या फिर प्रोसेस को आप फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रहे हैं, प्रोसेस डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, और बेसिक टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे सर ने बात की है। तो हर स्कीम, हर गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या जैसे भी बॉडीज हैं, उन सब के ऑलमोस्ट फंक्शनिंग सेम है, उनके ऑलमोस्ट इश्यूज सेम है, उनके ऑलमोस्ट रेमेडीज सेम है। तो एटलीस्ट 2 3 प्रिपेयर कर लीजिए, आपके एकदम डायरेक्ट जो पढ़ के गए थे वो नहीं आया। जैसे इस साल क्वेश्चन आया कि बहुत टफ क्वेश्चन था GS2 में, कि हाउ कैन NCPCR टैकल द डिजिटल एज क्राइम्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन था सर, जहां तक मुझे याद है। तो आपको NCPCR या ऐसी किसी भी बॉडी की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, कैसे फंक्शन कर रही है। ठीक है, और डिजिटल एज क्राइम्स क्या क्या हो रहे हैं, तो बस उनको मैप करना है एक से दूसरे को। ठीक है, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द वेरी टफ क्वेश्चन दिस ईयर। तो एटलीस्ट जब जहां पे बाकी लोगों को क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आ रही है, जहां बाकी लोग 15 में से 3 नंबर ला रहे हैं, तो आप ऐसे टफ क्वेश्चनों में भी 4.5 5 तक क्रीप इन कर सकते हैं। ठीक है, बट prima facie, your purpose at this stage in preparation, yeah, even till 15th of July, should be to learn to write an answer which fetches 5 out of 10 or 5.5, 6 out of 10 marks. ठीक है, यू मे नॉट बी एबल टू राइट इन ऑल दोज आंसर्स, मतलब 20 के 20 आप ऐसा नहीं लिख पाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास नॉलेज पे बैरियर आएगा, टाइम बैरियर आएगा।
लेकिन एटलीस्ट 10-12 आंसर्स तो हो वैसे, जो आपको मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे आपने लिख पाए जो आपको आपको जितने मार्क्स चाहिए उसके 65% मार्क्स दिला दें। अगले 10 में 35-40% मार्क्स ले आएंगे रेस्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये ये चीजें इजी क्वेश्चंस में ज्यादा नीडेड है, क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन पूछा जीएस 1 में, सर पहला क्वेश्चन कि इंडस वैली आर्किटेक्चर, एवरी पर्सन इन द फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री लर्न्स दिस, इंडस वैली आर्किटेक्चर। वहां पर कैसे डिफरेंशिएट करे एग्जामिनर कि किसको 3.5 दूं किसको 5 दूं? दे तो उस क्वेश्चन में वो 8-9 तो रही नहीं है। ठीक है, वो दे उसमें भी वही है टफ क्वेश्चंस, इसलिए टफ क्वेश्चंस इजियर होते हैं एक्चुअली, और इजियर क्वेश्चंस टफ होते हैं, क्योंकि मार्क्स का रेंज जब सेम है तो डिफरेंशिएट करना बहुत टफ हो जाएगा ना एक इजी क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें आप माइक्रो माइक्रो डायग्राम्स बना दीजिए कि 3 स्टेप पे दिखा दीजिए, लोअर टाउन, सिटाडेल, मिडिल टाउन भी था एक जगह पे। ठीक है, या फिर कुछ नहीं, बेसिक क्रॉस लेन ही दिखा दीजिए। यू हैव टू डिफरेंशिएट समहाउ। यू हैव टू कॉम्पिटिटर्स एट दैट पॉइंट, वन इज द एग्जामिनर जो आपके कंटेंट की रिलेवेंस चेक कर रहे हैं, दूसरा आपका पीयर्स हैं जिनसे आपको बेटर स्कोर करना है, जिनके कंपैरिजन में आपको डिस्टिंक्ट दिखना है। तो वहां पर ऐसी ऐसी चीजें जो माइनर हैक्स हैं वो डिप्लॉय करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये है, हाँ, इफ यू कैनॉट कन्विंस देम कंफ्यूज। हेलो हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट होता है कि आपका जब आंसर शुरू के 5 आंसर आपको आपके अच्छे दिखे तो वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हेलो इफेक्ट इज लाइक, अगर आप स्कूल में अच्छे थे पढ़ने में और आपने कुछ हरकत करी जो अनडिजर्विंग थी या जो नहीं करनी चाहिए थी, तो टीचर आप पे, बहुत ही रेयर चांस है कि टीचर आप पे शक करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में आपकी कॉन्शियस इमेज अच्छी है। तो अगर आपकी आंसर शीट अच्छी दिख रही है तो आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे। आपके शुरू के 12 क्वेश्चन अच्छे थे, 16 क्वेश्चन अच्छे थे, तो आपको आगे 4 में भी जितने आपको मिलने चाहिए थे ऑब्जेक्टिवली उससे बेटर ही मिलेंगे। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, शुरू के 3-4 क्वेश्चनों में टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं आप। शुरू के मान लो 5 क्वेश्चन में आपको 40, 42, 43 मिनट्स भी लग जाए, नॉट ए बिग डील। वो आपको रिवॉर्ड करके जाएंगे। लास्ट के 3 क्वेश्चन 25 मिनट में हो जाएंगे, 45 मार्क्स। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। यस, तो ये मैंने बताया कि ये सब चीजें हैक्स क्यों करती है, मिनी हैक्स जो भी हैं थोड़े बहुत, ये वर्क्स इसलिए करते हैं बिकॉज एग्जामिनर हैज ए डेफिनेट साइकोलॉजी, ही इज ए ह्यूमन और सी इज ए ह्यूमन। ठीक है, एंड उनकी साइकोलॉजी, ह्यूमंस की साइकोलॉजी, अगर आप ही देखो ना, आपको अगर एक 50 पेज की कॉपी 15 मिनट में, 20 मिनट में चेक करनी है, कितना ही पढ़ सकते हैं आप? यू विल समहाउ ट्राई टू, मीन्स जो आपको अपीलिंग दिखेगा उसको बेटर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 20% नॉलेज का गैप ना आप वेरी इजिली कवर कर सकते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि 20 में से 15 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको आते ही हैं। इस साल GS 1 GS 3 का पेपर था, उसमें क्या था, सबको सब आता था। राइट, GS 1 में चलो 1-2 क्वेश्चन थे जो टफ हो सकते थे। एक रिमोट सेंसिंग वाला था, चाहे वल्लभ भाई पटेल पे एक्सपेक्ट नहीं किया था लोगों ने, या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब वो वर्ल्ड हिस्ट्री 2-3 थे। फिर भी GS 3 का पेपर था, उसमें सब अभी भी सबसे लोएस्ट स्कोर आएंगे लोगों के, जबकि इजीएस्ट पेपर था। वो पता नहीं, ये चीज मुझे अभी समझ नहीं आई क्यों उसमें कम आ रहे हैं, या क्या उसका डिमांड है जो अभी तक लोग डिसाइफर नहीं कर पाए स्टिल। बट वहां पर उसे इजी पेपर में एग्जामिनर कैसे डिफरेंट करे? कुछ 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 को तो 70 आएंगे ही, 70 बिलो, कुछ के 90 अब आएंगे ही। जबकि उस क्वेश्चन में सबको सब आता था ऑलमोस्ट। एटलीस्ट 16,000 बच्चे अगर मेंस दे रहे थे, 15,000 बच्चे मेंस दे रहे थे, तो 5-6 हजार बच्चों को तो सब ऑलमोस्ट आता ही था। ठीक है, तो ये सब चीजों से एग्जामिनर डिफरेंशिएट कर पाता है कि हाउ विजुअली अपीलिंग योर आंसर शीट इज, या हाउ कॉन्टेक्चुअली, जैसे इंट्रोडक्शन में अपन ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन का एसेंस क्या है, या फिर बॉडी वाले में देखा कि हाउ अ गुड पॉइंट शुड लुक लाइक, हाउ यू कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सो व्हाट इज अ गुड आंसर अपन देख लेते हैं। फंडामेंटल थिंग तो यही है, यू मस्ट आंसर व्हाट इज आस्क्ड। तो आप कम से कम उस 5-6 हजार में तो सबसे पहले आइए। जो 15,000 लोग मेंस दे रहे हैं उनको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है सबसे पहली चीज। अगर जो पूछा है वो नहीं बता रहे हैं फिर तो एंटायर प्रोसेस इज ए वेस्ट। ठीक है, उस समय जैसे अभी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने बोला कि अगर 3 घंटे की जगह 3.5 लग रहे हैं, 4.25 लग रहे हैं, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। 4 लग रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत की चीज नहीं है। ठीक है, 4.5 के ऊपर थोड़ा टेंशन लो। 4 तक तो अभी अभी 15 जुलाई तक या
1 जुलाई तक अगर आपको 4 घंटे भी लग रहे हैं, कोई दिक्कत की चीज नहीं है, लेकिन अभी वो आंसर लिखना है विच फेचेज यू 6 आउट ऑफ 10 मार्क्स। क्योंकि लास्ट डे, नहीं तो मिडिल इनकम ट्रैप जो होता है ना, उसमें फंस जाना है पक्का, श्योर शॉर्ट बात है। अगर आपको पता ही नहीं है कि एक कौन सा आंसर अच्छा नंबर दे के जाएगा, तो वो तो फिर आप कभी वैसा लिख ही नहीं पाएंगे ना। आप 2 घंटे 40 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लीजिए, कोई पॉइंट नहीं है उसका, अगर सारे आंसर एवरेज लिख रहे हो। ठीक है। हाँ, नॉट जस्ट आंसर द क्वेश्चन, आंसर द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन को आप डिस्प्ले कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में। यू आर कन्वेइंग बिफोर इवन राइटिंग द फर्स्ट पॉइंट कि यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है। आंसर ऑल द पार्ट्स, ऑफ कोर्स, वेरी बेसिक थिंग। ठीक है। और पार्ट्स को एक्सप्लिसिटली बॉक्स में इसलिए दिखाया जाता है नई हेडिंग को, या क्वेश्चन के ये जो हेडिंग्स है उसको हमेशा क्वेश्चन से ही पिक करना है, क्योंकि यू आर कन्वेइंग टू द एग्जामिनर दैट यू हैव एड्रेस दिस पार्ट। हो सकता है वो पार्ट 2.5 नंबर का हो। ठीक है। समझ रहे हो ना, 4 पार्ट है मान लो, 2.5 2.5 नंबर के हो गए, या 3 3 नंबर के हो गए, 5 5 5 नंबर के हो गए, जैसा भी हुआ, तो यू हैव टू कन्वे इट वेरी क्लियरली। ठीक है। द ओनस ऑफ मेकिंग द योर रीजनिंग, योर हार्ड वर्क विजिबल टू द एग्जामिनर इज अपॉन यू। ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके 2,000 5,000 घंटे की मेहनत अपने आप दिख जाएगी। ठीक है। उस 5,000 घंटे में से, या आप अगले अगस्त तक मान लीजिए 2,000 घंटे पढ़ने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो 2,000 घंटे में से कम 300 400 घंटे तो सोचने पे देना चाहिए, सोचने लिखने पे। ठीक है। एटलीस्ट 20% ऑफ द टाइम यू शुड बी डूइंग ब्रेन स्टॉर्मिंग, रीजनिंग, या आंसर राइटिंग। ठीक है। दिस इज पर्टिकुलरली जो लोग 1 या 2 बार मेंस दे चुके हैं। कंटेंट इज अ मिराज, यू विल नेवर रीच, मतलब क्वेश्चन ही ऐसा आएगा यार। 10 में 15 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया, उनमें सबको बेसिक सारी चीजें आती होंगी। से फॉर एग्जाम्पल 75% ऑफ द पेपर सबको आता होगा, 10 20% ऑफ द पेपर किसी को नहीं आता होगा, मतलब ऐसे वेवर्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, वो किसी को नहीं आते होंगे। ठीक है। जो किसी का ऑप्शनल है वो तो अलग बात है, लेकिन अब वो 5% के लिए क्यों इतनी एफर्ट करना। अच्छा सोर्स खुद से मतलब बेसिक फिलोसफी मैंने सर्विस के साथ किया, मैं सर्विस करता था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यूपीएससी के प्रेप के टाइम। तीनों अटेम्प्ट मैंने सर्विस के साथ दिए। द बेसिक आइडिया वाज डू नॉट डू समथिंग विच समवन एल्स कैन डू फॉर यू। ठीक है। पर मेरे बदले बैठ के कोई सोचेगा नहीं, मेरे बदले बैठ के कोई कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं, ये और कोई नहीं करेगा, ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा बैठ करके। तो गेट द स्पिरिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है। आंसर ऑल द पार्ट्स, एवरी वर्ड इन द क्वेश्चन मैटर्स। ठीक है सर, क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एड्रेस करने, इम्प्लिसिट पार्ट, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग वर्ड्स। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग वर्ड क्या है, अगर उन्होंने पूछा है कि जैसे ग्राउंड वाटर वाला पूछा हमने, तो ग्राउंड वाटर का आपको इंडिया का डाटा होगा, लेकिन आपको डेटा वहां पर गेंगेटिक प्लेन का देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने को पास, अगर आपको ये पता है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर टेबल 1 मीटर 1.08 मीटर एनुअली फॉल कर रही है, तो ये नहीं है कि आपको गैंगेटिक प्लेन का पता है, नहीं है तो नहीं लिखेगा। एवरेज करीब 0.9 लिख दीजिए, 1.2 लिख दीजिए, कुछ एवरेज। ठीक है। टेक दिस मच रिस्क। ठीक है। हम्म। हेलो इफेक्ट क्या है? हेलो इफेक्ट अपन ने डिस्कस किया पूरा, अपन ऑलमोस्ट पूरा डिस्कशन ही हेलो इफेक्ट पे कर रहे थे। सबसे बेसिक चीज है कि पॉइंट ज्यादा लिखिए, पॉइंट जनरेट करने की स्ट्रेटजी या टेम्पलेट्स डिस्कस डेवलप कीजिए। ठीक है। पेज भरना भी मैटर करता है, कभी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। आपने लिखा है 15 में से दो तो मिल ही जाएंगे। मान लो व्हाट इज ट्विस्टर भी आ गया, वैसे व्हाट इज ट्विस्टर वाला छोड़ सकते हैं इस टाइप का, जिसमें अगर आपने वैसे ही गलत कर लिया तो पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। लेकिन जैसे ये वाला बताया था मैंने, डिजिटल एज क्राइम्स एनसीपीसीआर कैसे हैंडल कर सकती है। ठीक है। तो इसमें आप एफर्ट करके थोड़ा सा कुछ चीज हब एंड स्पोक से या फ्लो चार्ट से बता दीजिए। ठीक है। ऐसी चीजें करनी है कि क्रिएटिवली स्पेस वेस्ट हो जाए, तो आपको 10 में से 4 15 में से 4 5 तो मिल जाएंगे, बेसिक्स क्लियर है तो। मोर सब हेडिंग्स एंड शॉर्ट पॉइंट्स, ये मैंने बताया था जब अपन डिस्कस कर रहे थे कैसे शॉर्ट पॉइंट जनरेट करना, या देखा भी था मेरी कॉपी में 2 3 जगह। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे को भी पता है कि अभी इस बार भी मेरे को बहुत अच्छे हो सकता है ना मिले, लेकिन यह है कि गिवन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जैसे सर भी जब बता रहे थे मेरे बारे में, तो लिमिटेड नॉलेज में कैसे बेटर करना है वो था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं यार फ्रेंकली। तो जॉब के साथ जितना हो पाता है और उतना, उसमें मैक्सिमाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। कीवर्ड हैवी रीजनिंग, जैसे अपन डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन सब्जेक्ट लाइक गवर्नेंस।
छह क्वेश्चन तो गवर्नेंस और जस्टिस के भी हैं ही, मच मोर देन इकोनॉमी, इकोनॉमी के चार ही क्वेश्चन है। ठीक है। ज्योग्राफी जैसे हैवी सब्जेक्ट्स के, ये हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री कितना बड़ा है, उसके भी छह ही क्वेश्चन है। यहाँ पर डिफरेंस कैसे आएगा, जब आपके पास कीवर्ड हैवी रीजनिंग हो। ठीक है। एक्स्ट्राज, जब आपको इस इंफॉर्मेशन से प्रीवी हैं कि आपको क्या कहते हैं, कैसे बेटर मार्क्स आ सकते हैं, तो एक्स्ट्राज पे खुद से वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। ये आंसर क्या कहते हैं, नोट्स से बहुत अच्छे लगते हैं, आंसर शीट में लाने में बहुत बड़ा इनर्शिया ब्रेक करना पड़ता है, पर्टिकुलरली जो लोग अभी फर्स्ट पहली बार लिख रहे होंगे उनके लिए लाना इजी है, क्योंकि दे डू नॉट हैव ए वेरी वेल डेवलप्ड आंसर राइटिंग स्टाइल। ठीक है। जिन लोगों ने 3 साल मेंस दिया, उनके अंदर अगर ये चीजें नहीं आ पाई हैं अभी तक नेचुरली, तो दे हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड देन लर्न द प्रोसेस। ठीक है। आई हैव बीन वेरी मच एम्फसाइजिंग कि यू शुड एटलीस्ट नो व्हाट आंसर फेचेस 6 मार्क्स आउट ऑफ 10। ठीक है। विजिबिलिटी फैक्टर पे ही अपन ऑलमोस्ट डिस्कस किए हैं। सो यस, दिस वाज एन एफर्ट फ्रॉम माय साइड।